स्टार्ट करते हैं फाइनली एक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। पहला बेसिक पार्ट पढ़ते हैं आज। सेक्शन 1 क्या है, क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। आप खुद बताओ, कमेंसमेंट की बात तो हमारी अलग से हो चुकी ना, कुछ सेक्शन कब से कुछ सेक्शन कब से, और धीरे धीरे पूरे एक्ट के अलग अलग सेक्शन कमेंस हुए। बट अबाउट एक्सटेंट, एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया, यार इस क्लास में तो प्रॉब्लम ही है। होल ऑफ इंडिया, पूरे देश में कहीं भी कंपनी बने ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब ये क्या होता है? शॉर्ट टाइटल, बढ़िया। तो ये नाम आपने कई बार सुना है, शॉर्ट टाइटल, है ना? शॉर्ट टाइटल बहुत बार सुनते हो आप, इवन आपने फाउंडेशन में सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शॉर्ट टाइटल कंपनीज एक्ट का क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। अब आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि अगर किसी एक्ट का नाम ही लिखना है तो टाइटल बोलेंगे, शॉर्ट टाइटल क्यों बोलेंगे? इट मींस अगर नाम को शॉर्ट टाइटल कह रहे हैं, सो देयर मस्ट बी अ लॉन्ग टाइटल। तभी तो किसी टाइटल को शॉर्ट बोला है, क्योंकि कोई और लॉन्ग टाइटल होगा। तो सर हो सकता है कंपनीज एक्ट 2013 लॉन्ग टाइटल हो और ये ऐसे लिख दें शॉर्ट टाइटल बन गया, तो नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 इज शॉर्ट टाइटल। तो फिर लॉन्ग टाइटल क्या है? अब आप सुनो, मजेदार बात है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 का लॉन्ग टाइटल अगर आप देखोगे, देखो, शॉर्ट टाइटल कंपनीज एक्ट 2013, हिंदी कंपनी अधिनियम 2013। लॉन्ग टाइटल, अच्छा मिनिस्ट्री देखो, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, क्लियर है सबको? अब देखो क्या लिख रहे हैं लॉन्ग टाइटल की जगह, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ये लॉन्ग टाइटल है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। तो ये क्या नाम है सर? ये नाम ये है कि ये वो कानून है जिसके थ्रू हमने अब तक चल रहे कंपनीज एक्ट को क्या किया? अमेंड किया, और जो भी छोटे छोटे कोई और प्रोविजन चल रहे थे उनसे रिलेटेड सबको आकर क्या कर दिया? कंसोलिडेट कर दिया। अब आप सोचो ना, चलो आप ही देख लो, कोई आपसे बोले क्या पढ़ रहे हो, तो आप कहते हो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। अब आप सपोज करो आपको नहीं हो, कंपनीज एक्ट नाम नहीं रखते, आपको बोले क्या पढ़ रहे हैं, बोले हम पढ़ रहे हैं एक्ट। बोले कौन सा एक्ट? बोले एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। नहीं बोल सकते। तो किसी भी एक्ट का एक्चुअल नाम होता है उसका लॉन्ग टाइटल, और किसी भी एक्ट का शॉर्ट टाइटल यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि बोल पाए आम बोलचाल की भाषा में। ठीक, तो शॉर्ट टाइटल इज कंपनीज एक्ट 2013। चलिए आगे आते हैं, पहला प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 किस पर लगेगा? किस पर लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013 किस पे लगेगा? क्या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे लगेगा? तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे क्या लगेगा? इंडिया में प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पर कोई भी लॉ नहीं लगता, स्पेसिफिक लॉ ना, कि भाई उनसे रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। क्या है पार्टनरशिप फॉर्म पे लगेगा? नहीं। तो पार्टनरशिप फॉर्म पर क्या लगता है? पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी पे लगेगा कंपनीज एक्ट? नहीं, उन पे लगता है एलएलपी एक्ट 2008। कंपनीज पे क्या लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो किस किस पर लगेगा ये कंपनीज एक्ट 2013? जैसे आशु आप बोल रहे हो कॉर्पोरेट एंटिटीज पर, तो आपको नहीं लगता है गलत हो गया? कॉर्पोरेट एंटिटी तो कंपनी भी है और एलएलपी भी है, तो केवल और केवल किस पे लगता है? कंपनीज पर। कौन सी कंपनी? विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। सर ये समझ नहीं आया। कंपनी वही होगी ना जो कंपनीज एक्ट से बनी होगी। कई लोग होते हैं जो अपनी एंटिटी बना लेते हैं, उसे कंपनी बोलते रहते हैं, भले वो कंपनीज एक्ट वाली कंपनी नहीं है, उस पर नहीं लगना है ये। कई क्लाइंट आते हैं हमारे पास, किसी मेरी कंपनी है उससे रिलेटेड आपको कंसल्टेंसी लेनी है, ये करना है वो करना है, आ जाओ, बाद में आके देखते हैं पता चलता है पार्टनरशिप फॉर्म बनी हुई है, वो बोल रहे हैं उसको कंपनी। उनके बोलने से वो कंपनी नहीं हो जाएगी। कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। कई आते हैं हमारे पास लोग, कहते हैं सर हम दो पार्टनर हैं आपसे मिलना चाहते हैं। दो आते हैं पार्टनर, पता पड़ता है उनकी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। उनको बोलता हूँ भाई आप पार्टनर नहीं हो, शेयर होल्डर हो। बोले हम तो पार्टनर ही बोलते हैं। वो बोल लें,
पर लॉ के हिसाब से वही कंपनी है। वो बोल रहा है अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी, पर लॉ के हिसाब से वही पार्टनरशिप फॉर्म है। तो किस पर लगेगा कंपनीज एक्ट 2013? कंपनीज पर। कौन सी कंपनीज पर? जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं अंडर दिस एक्ट। विच एक्ट? अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या 1956 वाले एक्ट से जो कंपनी बनी होंगे उन पर ये नहीं लग रहा होगा? क्या बोला होगा 2013 में सबको जाकर कि आज तक जो कंपनी बन गई वो 56 से चलना और आज के बाद जो बनेंगी वो 2013 से चलेंगी? नहीं, उस दिन कहा गया था कि आप कभी की भी बनी हुई कंपनी हो इसी से चलोगे। तो आगे क्या लिखा? और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ लाइक 1956, 1913 इन पर लगेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 लगता है एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, ओपीसी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ, तो ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, ये नाम सुना है आपने? क्या है ये? बैंक है सर। कौन चला रहा है इसको? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है इसकी? इसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गुड एक्सिस बैंक लिमिटेड नाम की कंपनी। एक्सिस बैंक तो बिजनेस का नाम है। बिजनेस का नाम तो नाटा प्रोफेशनल एकेडमी है। कौन चला रहा है? मधुजस प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके नाम की आपको फीस की रिसिप्ट मिलती है। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक लिमिटेड क्या है? एक बैंकिंग कंपनी। कौन से एक्ट से चलेगी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से यार, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से चलेगी। क्या इस पर कंपनीज एक्ट भी लगेगा? क्योंकि कंपनी है। पता है कैसे हो? बिल्कुल लगेगा रोहित भाई, पता है कैसे? क्योंकि पहले इनको एक कंपनी बनानी, बैंक चलाना है ना, पहले पता है क्या करना होता है? पहले बैंक बनानी है आपको, तो क्या करो? पहले कंपनी बनाओ अंडर कंपनीज एक्ट, फिर आरबीआई के पास अप्लाई करो बैंकिंग लाइसेंस के लिए, तो पहले वो एक कंपनी है, फिर वो बैंकिंग कंपनी बनेगी। तो इन पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लग रहा है और कंपनीज एक्ट भी लग रहा है। लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लगेगा। लाइन नंबर 1 में सब कवर हो भी जाता है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, सब पे लगेगा। तो ऑब्वियस कंपनी का यही काम होता है। कंपनी क्या ही करती है? कंपनी बिजनेस करती है। बिजनेस का नाम क्या? एक्सिस बैंक। कंपनी तो क्या ही करती है? और बिजनेस ही तो करती है। क्यों बनाते हैं कंपनी? बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी का नाम और बिजनेस का नाम ऑब्वियस अलग अलग हो सकता है। लोटस नाम का जो शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, लोटस नाम की कंपनी थोड़ी है। कभी जाओ वहां सामान खरीदने, बिल लेकर आओ, सीपीआर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का बिल बनेगा। लोटस तो उनके ब्रांड का नाम है, ट्रेडमार्क है उसका उनके पास। तो एक्सिस बैंक कुछ नहीं है, एक्सिस बैंक लिमिटेड इज द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों एक्ट लग रहे हैं। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे दो दो एक्ट लग जाएं तो क्या वो दोनों एक्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं? इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं? आप सपोज करो कंपनीज एक्ट कह रहा है कि एजीएम कर लेना 30 सितंबर को, और अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कह रहा है कि हर बैंक की कंपनी को 30 जुलाई के पहले पहले एजीएम कर लेनी है, तो बताओ इनको एजीएम कब करनी पड़ेगी? 30 जुलाई को। तो फिर क्या कंपनीज एक्ट लगा? तो क्या इस दिन से कंपनीज एक्ट लगना बंद हो जाएगा? लगता रहेगा। केवल वो सिचुएशन जिनमें कंपनीज एक्ट और उनका स्पेसिफिक एक्ट, दैट इज व्हाट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इनकंसिस्टेंट हो जाए, उस लिमिट तक कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। ऑनलाइन वालों, आपको सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? क्लैरिटी है सबको? मजा मतलब अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग है क्लियरिटी के साथ में कि कंपनीज एक्ट लग रहा है सारी कंपनीज पर, लेकिन बैंकिंग कंपनी उस पर कंपनीज एक्ट भी लगेगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा। अब क्या कंपनीज एक्ट उस पर लगना कंटिन्यू रहेगा? हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन जिसमें कंपनीज एक्ट उनके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से क्या हो जाए, इनकंसिस्टेंट, उस सिचुएशन में आगे आप बोलो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या उस दिन से एप्लीकेबल ही नहीं होगा? केवल उस सिचुएशन में एप्लीकेबिलिटी नहीं है। पढ़ते हैं। क्या बैंकिंग कंपनी पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा? पॉइंट नंबर सी, बैंकिंग कंपनी चल रहा है ना एप्लीकेबिलिटी की लिस्ट में नेक्स्ट नाम क्या? बैंकिंग कंपनी। मतलब इस पर भी लगेगा। कब नहीं लगेगा? एक्सेप्ट जहां तक
सेड प्रोविजन मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट किसके साथ? विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है सर, ये तो सिचुएशन हर उन इंडस्ट्री में होगी जिनके खुद के सेपरेट लॉ हैं। ऐसी तीन मेजर इंडस्ट्री है इंडिया में, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी। अब एक नेक्स्ट कहानी और आएगी। अब इंश्योरेंस कंपनी, एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड नाम की कंपनी है सपोज करो, क्या इस पर कंपनीज एक्ट लगेगा? क्या इस पर आईआरडीआई का लॉ लगेगा? आईआरडीआई रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका एक एक्ट है आईआरडीआई एक्ट, क्या वो भी लगेगा? हाँ। दोनों लगते रहेंगे? हाँ। आगे आप बोलो। कंपनीज एक्ट उनके लॉ से इनकंसिस्टेंट हो जाए उस सिचुएशन में कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर बी, इंश्योरेंस कंपनीज पर भी लगेगा एक्सेप्ट जहां तक कि सो फार सेट प्रोविजन मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट किसके साथ? विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। आज की डेट में ये नहीं, विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। बताइए आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, ऐसी एक और कंपनी होती है जिनका सेपरेट लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम बताओ। आपके घर में लाइट आती है तो लाइट का बिल आता होगा, बिल पे नाम पड़ा कभी? मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नाम का बिल आ रहा है आपके घर पे। दिल्ली मुंबई में हो तो हाँ MPEZ, बढ़िया। दिल्ली मुंबई में हो तो बिल आ रहा होगा रिलायंस पावर लिमिटेड के नाम का, वो दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। कौन है ये कंपनियां? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाली कंपनियां। इन पर क्या लगता है? इन पर एक एक्ट लगता है, डेट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। क्या इन पर कंपनीज एक्ट लगेगा, हाँ या ना? क्या इन पर कंपनी एक्ट लगेगा? लगेगा। आगे आप बताओ कब नहीं लगेगा? इनकंसिस्टेंट हो जाए कंपनी रेट किससे? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से। पॉइंट नंबर डी, कंपनीज इंगेज्ड इन द जनरेशन सप्लाई किसकी? इन सो फार is the said provision are inconsistent with the provision of इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। क्या चारों पॉइंट समझ में आ गए? कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। पॉइंट नंबर 1, कंपनी एक्ट लगता है सभी कंपनीज पर विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। पॉइंट नंबर 2, बैंकिंग पे भी लगेगा। पॉइंट नंबर सी, इंश्योरेंस पे भी लगेगा। पॉइंट नंबर डी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगेगा। बाकी आगे की सारी लाइन सेम, एज फार एक्सेप्ट इन सो फार द said provisions are inconsistent with the provision of बैंकिंग में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। क्या चारों बातें क्लियर हैं? चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर ई और पॉइंट नंबर एफ की। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर एफ। हाँ, ये जानते हो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी तो एक बैंक है। इसकी कंपनी का नाम क्या है? बोलते इसका भी नाम होगा SBI लिमिटेड, पर इस नाम की कोई कंपनी नहीं है। तो SBI एक कंपनी है क्या? हाँ। कैसे बनी? अंडर कंपनीज एक्ट? नहीं, पार्लियामेंट ने सेपरेट एक्ट बनाकर इस कंपनी को बनाया था। क्या था एक्ट का नाम? द SBI एक्ट। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्पेशल एक्ट से बनती हैं। सर ऐसे तो हमारा इंस्टीट्यूट भी है, सेपरेट एक्ट से बना है। क्या हमारा इंस्टीट्यूट एक कंपनी है? नहीं, पर ऐसी कंपनी जो किसी सेपरेट लॉ से बनी है। बेस्ट एग्जांपल SBI एक्ट से बनी हुई कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब मुझे बताइए क्या इस पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा? आपने ही तो कहा एक कंपनी, अरे सर कंपनीज एक्ट तो उन पे लगता है ना जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है। हाँ, पर लिस्ट चल रही है ना, और पे भी लग सकता है। तो कह रहे हैं ऐसी कंपनी जो कंपनी है लेकिन कंपनीज एक्ट से नहीं बनी है, तो किससे बनी है? सेपरेट एक्ट से। क्या इन पर कंपनी एक्ट लगेगा? हाँ। क्या इन पर इनका सेपरेट एक्ट भी लगेगा? अब इन पर SBI एक्ट भी लग रहा है और इन पर कंपनीज एक्ट भी लगेगा। आगे की लाइन आप बोलो।
except so far provision of the Companies Act are inconsistent with the provision of SBI Act। और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उनका स्पेशल एक्ट। SBI तो एक एग्जाम्पल है। चलिए पॉइंट नंबर ई, एनी अदर कंपनी। बताइए पहले तो बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है या कंपनी लिखा है? सारी बॉडी कॉर्पोरेट पे नहीं लगा रहे ये लिखकर, केवल कंपनीज पे लगा रहे हैं। कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है। क्या बात समझ में आ गई? क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल? एसबीआई एक कंपनी है, किससे गवर्न है? एसबीआई एक्ट से। बस आगे की लाइन सेम। तो ऐसी कंपनी पर भी कंपनीज एक्ट लगता है जो कंपनीज एक्ट से नहीं बनी है, उसकी जगह किसी और एक्ट से बनी है। हो गया? पर अभी तक भी क्या लग तो किसी कंपनी पर ही रहा था। क्या एलएलपी पर कंपनीज एक्ट लगा देंगे इन 5 पॉइंट के थ्रू? नहीं, लेकिन अब 6 पॉइंट ऐसा ही है। अब 6 पॉइंट आप पढ़ो। अब कंपनी की जगह को क्या लिख डाला, देखो आप खुद ही देखो क्या लिख डाला। सच बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बताओ इसका, जल्दी से मतलब बताओ इसका। कोई जो इनकॉर्पोरेट किसी और एक्ट से हुई है, एग्जाम्पल बताओ। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, किससे बनी है? किसी दूसरे एक्ट से, एलएलपी एक्ट से। पर क्या बात कर रहे हो, एलएलपी पर कंपनीज एक्ट लगा देंगे? आप तो कह रहे थे एलएलपी पर एलएलपी एक्ट लगेगा। हाँ, लेकिन सरकार किसी भी दिन चाहे, आगे आप बोलोगे या मैं बोलूं? सरकार किसी भी दिन चाहे तो कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन को एलएलपी पर एप्लीकेबल कर सकती है। क्या बात कर रहे हो, कहां है ये पावर? पॉइंट नंबर एफ में। सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ठीक है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे तो बाय नोटिफिकेशन इस बिहाफ में स्पेसिफाई करके कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इन बॉडी कॉर्पोरेट पर भी लगा सकती है। आपको डाउट आएगा, सर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एलएलपी पे कैसे लगाएंगे? एलएलपी में पार्टनर्स होते हैं, वहां शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, कैसे लगा दोगे वो? अब आपने बोल दिया कंपनीज एक्ट के सेक्शन 90 टू 98 एलएलपी पर भी लगेंगे, तो वहां लिखा है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 90 में कि शेयर होल्डर को ये काम करना है, तो किससे करवाओगे आप? यहां तो शेयर होल्डर है ही नहीं। तो फिर अगर वो प्रोविजन यहां लगाने हैं तो पहले तो कुछ प्रोविजन से क्या दे सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्शन। दूसरा प्रोविजंस को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई या इनके हिसाब से अडेप्ट, बदला जाएगा। इसलिए लिखा सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन, जो भी वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करे। आया समझ में? 6 पॉइंट है, रिपीट करता हूं। कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है इन हर कंपनी जो कंपनीज एक्ट से बनी है, या तो इससे या किसी पुराने से। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पर भी लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब इसके प्रोविजन उनके सेपरेट एक्ट से इनकंसिस्टेंट हो जाए। किसी ऐसी कंपनी पर भी लगेगा जो किसी और एक्ट के थ्रू बनी हुई कंपनीज हैं, लेकिन कब नहीं लगेगा? जब इसके प्रोविजन उनके एक्ट से इनकंसिस्टेंट हो जाए। और हम कह रहे हैं लास्ट में किसी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट पर भी लग सकता है जो किसी और एक्ट से बनी है, सब्जेक्ट टू सरकार फिर नोटिफिकेशन इशू भी करेगी, और जब ऐसे लगाएगी तो कुछ एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशंस करेगी। खत्म एप्लीकेबिलिटी। जैसे ये खत्म हुआ, हमारा चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होगा, डेफिनेशंस। तो इस चैप्टर नंबर 1 में कंपनीज एक्ट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है। यही है चैप्टर 1। तो इस डेफिनेशन को हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। पढ़ानी मेरे को डेफिनेशन ही है मुझे, लेकिन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या सीखेंगे? टाइप ऑफ कंपनीज, जिसके थ्रू हम सीखेंगे टाइप ऑफ कंपनीज। डेफिनेशन का पहला पार्ट जिसके थ्रू हम सीखेंगे टाइप ऑफ कंपनीज।
कितना, ये कितने तरह की होती हैं कंपनीज, तो आप कितने बहुत कुछ बोलोगे, लेकिन आपको यहीं रोकता हूँ बेटा, कुछ भी बोल लो, कंपनी दो ही तरह की होती हैं, या तो प्राइवेट या पब्लिक। क्या होती है प्राइवेट कंपनी? और कुछ? 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते सर, मिनिमम 2 मेंबर होंगे सर, प्रोस्पेक्ट इशू नहीं कर सकते। बढ़िया। अब आप समझो ना, आप जो मुझे कोई आंसर दे रहे हो, सपोज करो आप एक सीए हो और आपके सामने में एक क्लाइंट बैठा हूँ, मैं आया सर कंपनी बनानी है सर मेरे को, मैं आया आपके पास, सर मेरे को कंपनी बनानी है, कौन सी बनाऊं, प्राइवेट या पब्लिक? बोल सर बताओ ना, प्राइवेट क्या होती है, पब्लिक क्या होती है? तो आप सोचो जो आप आंसर दे रहे हो वो आंसर दोगे आप? 200 हो सकते हैं, ट्रांसफर, क्या समझा रहे हो उसको? आप ये जो बता रहे हो ये बिल्कुल सही बता रहे हो, पर ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स है, कॉन्सेप्ट तो नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स, और आप सही बता रहे हो। हाँ हाँ, वो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है ना। अब आप सोचो ना, मैं क्लाइंट हूं आपका, वास्तव में समझ के चला जाएगा वो ये आपका कि ट्रांसफर नहीं हो सकते शेयर, क्या समझ में आया उसको? अब आप समझ रहा, एक व्यक्ति को बनानी है कंपनी, बेचारा बड़ी मुश्किल से तो अपनी हिम्मत जुटाई कि प्रोपराइटरशिप की जगह कंपनी बनाता हूँ, जीवन जहाँ कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे किसी ने समझा दिया कि सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट लेना है, तो एलएलपी बनाया, कंपनी बना, उसने बोला नहीं कंपनी बनाता हूँ। अब एक कंपनी इसकी भी है और एक कंपनी अंबानी जी की भी है, और कंपनी से दोनों पे लग रहा है, दोनों पे लग रहा है। अब आप अंबानी जी से भी वही कंप्लायंस करवा रहे हो जो इससे करवा रहे हो, क्या गलत है? हाँ हाँ ठीक है, ये सब आशु, ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं, बढ़िया बता रहे हो, अभी सब सही बता रहे हो, नॉट डिनाइंग कि आप कुछ गलत बता रहे हो, सब सही बता रहे हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज करो ना, आप समझो ना, जो अंबानी जी की कंपनी से कंप्लायंस करवा रहे हो वही आपसे भी कंप्लायंस करवाए, क्या गलत होगा? हाँ। तो हम ये बोल रहे हैं कि सर सुनो यार, अंबानी जितना बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम सर, दो चार गिने चुने ओनर हैं सर, छोटा सा बिजनेस करना है सर, हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो, छोटा मोटा बिजनेस करेंगे कंपनी बना के, गिने चुने शेयर होल्डर है, आपस में ही करेंगे बिजनेस, आपस में ही ओनरशिप लेकर। हमने बोला ठीक है, तू बना ले प्राइवेट कंपनी, पर तू कह रहा है ना कि छोटा सा ही बिजनेस है, तो लिमिट में ही रहना। इस छोटा सा बिजनेस करने की वजह से हम तेरे पर कंप्लायंसेस कम लगाएंगे, लेकिन एक कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। क्या कॉस्ट? कि फिर तो 3 काम नहीं कर पाए। क्या काम नहीं कर पाऊंगा? बोले तूने बोला ना हम गिने चुने ऑनर हैं, तो गिने चुने ही रहना। लॉ मेकर ने एक लिमिट लगा दी कि मैक्सिमम कितने रख सकते हो, 200, मैक्सिमम 200 क्या, मेंबर्स, इससे ज्यादा मत रखना। तो आशु वो पब्लिक कंपनी समझाने का कहेगा आपका क्लाइंट आपसे, मैं समझा तो रहा हूँ, समझो ना इसको जो मैं बोल रहा हूँ। छोटा मोटा बिजनेस करना है, रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे सर, बस कंप्लायंस का बर्डन मत लगाओ इतना जबरदस्त, ये कहना चाहता है। तो हमने उसको बोला ठीक है, फिर लिमिट में ही रहना, कम कंप्लायंस करवाएंगे, लेकिन फिर हमारी कुछ शर्त है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रखना, 200, पहले 50 की लिमिट थी, इसको अब 200 कर दिया है। सेकंड, तुम ही कह रहे हो गिने चुने लोग हैं, आपस में ही बिजनेस कर रहे हैं, आपस में ओनरशिप है, तो फिर शेयर किसी को बेचना मत। पर क्या बेच बिल्कुल नहीं सकता? नहीं, ट्रांसफर प्रोहिबिटेड नहीं है, ट्रांसफर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। आज भी प्राइवेट कंपनी में बोर्ड की अप्रूवल लेकर आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेकर शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। तुमने ही कहा ना छोटा मोटा बिजनेस है, तो खुद के पैसे से कर लेना, बैंक से लोन ले आना, पब्लिक से पैसा मत लाना। अच्छा, ट्रांसफर किसका रिस्ट्रिक्टेड है? शेयर्स का रिस्ट्रिक्टेड है, पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते, किसका? फिर अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर मत करना। वापस से क्या बोल रहा था, छोटा मोटा बिजनेस, पब्लिक से पैसे मत लाना, तो जा तेरे को दिए रिलैक्सेशन ऑफ कंप्लायंस।
क्या बोलते हैं इसे? प्राइवेट कंपनी। समझ में आया? तो पब्लिक इसके अपोजिट, पब्लिक में नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं, पब्लिक में शेयर्स का ट्रांसफर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और पब्लिक ऑफर किसी भी सिक्योरिटी का ला सकते हो। ठीक, ये आपने अभी भी सुना था, ये आपने फाउंडेशन में भी मतलब प्राइवेट कंपनी सुना हुआ है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना, चाहो तो आप नोट भी कर लेना। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है? क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है? हाँ। क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है? क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे? क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे? क्या प्राइवेट कंपनी के इक्विटी शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे? क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे? देखो, मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूं जो आपने आज तक सुना है। तो बेटा सुनो, प्राइवेट कंपनी के केवल शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, डिबेंचर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे। आप खुद देखो, आपने क्या लिखा था? रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज थोड़ी लिखा था, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स लिखा था। तो प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स कैसे होते हैं, जल्दी बताओ, प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स कैसे होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल, सिंपल। ठीक है, बोरोविंग कर सकती है, सिक्योरिटीज इशू करके पैसा नहीं ला सकती, फंड रेजिंग नहीं कर सकती पब्लिक से। मैं ढूंढ रहा हूं एक टेबल, फिर पूछ रहा हूं, आप ये क्वेश्चन खुद चाहे खुद से लिख लेना। क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे? नहीं। क्या डिबेंचर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। वेदर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इधर लिखते हैं प्राइवेट, इधर लिखते हैं पब्लिक। क्या वेदर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल? नो। पर पब्लिक में यस। प्राइवेट, क्या डिबेंचर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल? यस। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। क्या प्राइवेट कंपनी शेयर्स का पब्लिक ऑफर ला सकती है? पब्लिक ला सकती है? पब्लिक कम, अरे लिस्टिंग है, पब्लिक ऑफर के बाद होगी। नहीं ला सकती, बढ़िया। क्या डिबेंचर्स का पब्लिक ऑफर ला सकती है प्राइवेट कंपनी? क्यों? क्या लिखा था? एनी सिक्योरिटी, रेस्ट्रिक्शन शेयर के ट्रांसफर पर पब्लिक ऑफर तो किसी भी। अब आप सोचो ना यार, ये सारी डेफिनेशन हमने फाउंडेशन में भी पढ़ी हुई है, मैं तो उसी के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। हमने पढ़ाई नहीं कभी कुछ एंगल लेकर। तो देखो, क्या डिबेंचर का पब्लिक ऑफर ला सकती है प्राइवेट कंपनी, हाँ या ना? नहीं ला सकती, दोनों में आंसर, प्राइवेट में नो, पब्लिक में यस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं? क्यों? सर लिस्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? फ्रीली ट्रांसफरेबल। जिरोधा पर अकाउंट खुला हुआ है, कोई भी ऐसे करेगा बाय, ऐसे करेगा सेल, हो जाएंगे, हाँ या ना? क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर लिस्ट हो सकते हैं? अगर लिस्ट हो गए तो क्या हो जाएंगे? फ्रीली ट्रांसफरेबल। बढ़िया, तो प्राइवेट के शेयर लिस्ट नहीं हो, पब्लिक के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स लिस्ट हो सकते हैं?
बोले सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी की लिस्टिंग कैसे हो सकती है सर? किसने मना किया प्राइवेट कंपनी के शेयर के डिबेंचर की लिस्टिंग नहीं हो सकती? सर मना किया ना, किसी भी शेयर का पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते। पब्लिक ऑफर मत लाना, लिस्टिंग तो कर सकते हैं। सर लिस्टिंग से क्या होगा? फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। सर प्राइवेट में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो ही नहीं सकते ना, शेयर नहीं हो सकते, डिबेंचर तो हो सकते हैं। सर ये समझ नहीं आ रहा सर, शेयर डिबेंचर, अरे भैया ओनरशिप किससे आती है? शेयर से। आपने क्या बोला था? गिने चुने ओनर हैं सर, तो ओनर गिने चुने रखना, इसलिए किसी को भी शेयर ट्रांसफर मत कर देना। डिबेंचर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर क्या हो सकते हैं? लिस्ट। इंडिया में जाने कितनी प्राइवेट कंपनियां जिनके डिबेंचर लिस्टेड है। और ये कोई मैं नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी उसी की पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। सर समझ नहीं आया, डिवेंचर लिस्ट कैसे हो सकते हैं जब पब्लिक ऑफर ही नहीं ला सकती? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी लिस्टिंग हो सकती है। इंडिया में सेबी का रूल है डिवेंचर की लिस्टिंग थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिक्योरिटी इशू करने के दो तरीके हैं, पब्लिक एट लार्ज जिसको खरीदना है खरीदो, या गिने चुने कुछ इन्वेस्टर्स को। जब गिने चुने इन्वेस्टर को इशू करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। ये नोट कर लो आप, टेबल बहुत काम की है ये। कंपनी ही सेलेक्ट करेगी कि आपको ऑफर कर रहे हैं, खरीदना है तो खरीद लो। और एक बार लिस्टिंग हो गई उसके बाद तो वो किसी को भी बेचे और कोई भी उनसे खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, फिर लिखा हुआ है वेदर डिवेंचर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो पढ़ना सीखो। एक जगह लिखा हुआ था शेयर, एक जगह लिखा हुआ था सिक्योरिटी। जहां लिखा हुआ है सिक्योरिटी कि किसी भी सिक्योरिटी का पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते, तो फिर शेयर का भी नहीं ला सकते और डिवेंचर का भी नहीं ला सकते। लेकिन जहां लिखा हुआ है शेयर का ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड, तो शेयर का ट्रांसफर फ्रीली परमिसिबल नहीं है, डिवेंचर का ट्रांसफर तो फ्रीली परमिसिबल। वापस से समझा देता हूं। पब्लिक ऑफर का मतलब होता है, मैं सबसे कह रहा हूं जिसको खरीदना है खरीद लो, कोई भी खरीद सकता है आपके शेयर्स, जैसे आप आईपीओ कहते हो। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली शेयर्स प्लेस कर रहा हूं, किनको? कुछ गिने चुने सेलेक्टेड लोगों को, तो उनके अलावा कोई और नहीं खरीद सकता। आप पढ़ोगे अभी इंटर में ही कंपनी लॉ में आगे कि 50 लोगों तक को अगर आप अपने शेयर ऑफर कर रहे हो तो इट इज ट्रीटेड एज प्राइवेट प्लेसमेंट, और पब्लिक एट लार्ज को कर रहे हो तो इट इज ट्रीटेड एज पब्लिक ऑफर। तो इंडिया में प्रोविजन है कि कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू डिबेंचर इशू कर दे और अपने डिबेंचर लिस्ट करवा ले, इट इज अलाउड। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी क्यों बनाता है कोई, जल्दी बताइए? कंप्लायंसेस में रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन उसे कितने रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने होते हैं? फिर 3। 200 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं हो पाएंगे, शेयर का ट्रांसफर कर ही नहीं पाओगे, या सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिटेड है क्या? नहीं। तो जैसे मैंने लिखा है किसकी अप्रूवल लेकर शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? बोर्ड की अप्रूवल लो, शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन कि आप अपने किसी भी सिक्योरिटी का पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या प्राइवेट कंपनी पर टर्नओवर को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन होगा कि 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं कर सकते, कैपिटल इससे ज्यादा की नहीं हो सकती? यस। तो ना तो कैपिटल को लेकर कोई लिमिट है प्राइवेट में, ना टर्नओवर को। प्राइवेट कंपनी कितनी भी बड़ी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, प्राइवेट कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितनी भी बड़ी हो सकती है। हो सकता है प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं, कल से आगे स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लॉ में से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक। जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 के सबसेक्शन है, वापस से समझा देता हूं। हम अभी कुछ दिन टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। पढ़ क्या रहे हैं सही बताऊं तो डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन 2-3 अलग अलग हिस्सों में मैंने बांट दी है, तो पहले मैं पढ़ा रहा हूं अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी से रिलेटेड डेफिनेशन। ठीक, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।